आओ हम सबसे पहले मात्रक और मापन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मूल राशियां किसे कहते हैं। वे राशियां जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं और उनको किसी भी अन्य भौतिक राशि के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। तो आपने क्या जाना? मूल राशियां पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं और उनको किसी भी अन्य भौतिक राशि के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं और ये 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, तो यहां पर लिखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियों के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये राशियां पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी और इनको किसी भी अन्य भौतिक राशि के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं और ये 7 प्रकार की होती हैं जो आपके सामने है। अब हम ये जानेंगे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। देखो, मूल मात्रक पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और उनको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और ना ही बदला जा सकता है। इसको बोलते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और उनको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और बदला नहीं जा सकता। वे मूल मात्रक कहलाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मूल मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और इसका मोल। तो आपने देखा, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। मूल मात्रक में मैंने ये बताया कि ये मात्रक पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे और उनको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखो, हम मीटर को किलोग्राम में नहीं बदल सकते और किलोग्राम को मीटर में परिवर्तित नहीं कर सकते। मीटर को हम सेकेंड में परिवर्तित नहीं कर सकते और ना ही सेकेंड को हम मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये मूल मात्रक कहलाते हैं। इनको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। हम कैंडेला को एम्पियर में नहीं बदल सकते और एम्पियर को कैंडेला में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो इसको हम मूल मात्रक बोलते हैं। अब हम जानेंगे
व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से किसी भी अन्य भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एक बार फिर से सुनो, मूल मात्रकों की सहायता से किसी भी अन्य भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना मूल मात्रक कहलाता है। जैसे बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको तो देखो, किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक। मीटर क्या है? मीटर मूल मात्रक। और सेकेंड क्या है? सेकेंड भी मूल मात्रक। तो जब इतने सारे मूल मात्रक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बल का मात्रक बनाएंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? मूल मात्रकों की सहायता से किसी भी अन्य भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो क्या होगा? मीटर क्यूब। अब देखो यहां पर मीटर क्या है? मीटर मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक मीटर पर जब हम 3 घात चढ़ाते हैं तो यह आयतन का मात्रक बन जाता है। तो यहां से व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा क्या निकला कि मूल मात्रकों की सहायता से किसी भी अन्य भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है? मीटर मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक मीटर पर जब हम 2 घात चढ़ाते हैं तो ये क्षेत्रफल का मात्रक प्राप्त होता है। तो परिभाषा क्या बना? मूल मात्रकों की सहायता से किसी भी अन्य भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। आगे देखते हैं बीमा। देखो बीमा। बीमा किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। यानी मूल मात्रकों पर जो हम घात चढ़ाते हैं उसी को बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं।
यानी मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाया जाता है उसी को बीमा कहते हैं। जैसे बल, एग्जाम्पल देखते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम पर एक घात, मीटर पर एक घात और सेकेंड पर -2 घात। तो यहां पर किलोग्राम की बीमा क्या है? 1। मीटर की बीमा क्या है? 1। और सेकेंड की बीमा क्या है? -2। बीमा किसको बोलते हैं? बीमा घात को बोलते हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक, और इस पर एक घात चढ़ाया गया है, इसलिए किलोग्राम की बीमा 1। मीटर क्या है? मीटर मूल मात्रक है और इस पर एक घात चढ़ाए हो, इसलिए मीटर की बीमा 1। और सेकेंड क्या है? सेकेंड मूल मात्रक है और इस पर को घात चढ़ाए हो, -2, इसलिए सेकेंड की बीमा -2। तो बीमा किसको बोलते हैं? किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। यानी मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाया जाता है उसी को बीमा कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दाब, प्रेशर। तो दाब इक्वल टू F/A होता है। बल बराबर M × A और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। किलो, यहां पर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे मीटर स्क्वायर। यहां से ये कटेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलो ग्राम पर एक घात, मीटर ऊपर भेजो तो मीटर पर -1 घात और सेकेंड पर -2 घात। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम मूल मात्रक है और इस पर एक घात है, इसलिए किलोग्राम की बीमा 1। मीटर क्या है? मीटर एक मूल मात्रक है और इस पर -1 घात है, इसलिए मीटर की बीमा -1। और सेकेंड क्या है? सेकेंड मूल मात्रक है और इस पर -2 घात है, इसलिए सेकेंड की बीमा -2। तो आपने क्या सीखा? आपने ये जाना कि बीमा किसे कहते हैं? मूल मात्रक पर जो हम घात चढ़ाते हैं उसी को बीमा कहते हैं। अब देखो बीमीय सूत्र। किलोग्राम को कैपिटल M से दिखाते हैं और इसकी बीमा 1 है। मीटर को हम कैपिटल L से दिखाते हैं और इसकी बीमा -1 है। समय को कैपिटल T से दिखाते हैं और इसकी बीमा -2 है। इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर दो तो ये क्या कहलाएगा? ये बीमीय सूत्र कहलाएगा। किसका? दाब का।
दाब का। यहां पर देखो, किलोग्राम को कैपिटल एम से दिखाते हैं, इस पर एक घात है। मीटर को कैपिटल एल से दिखाते हैं, इस पर एक घात है। और समय को कैपिटल टी से दिखाते हैं, इस पर -2 घात है। इसको ऐसे बंद कर दो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम बीमीय सूत्र कहेंगे। किसका? बल का। और भी बीमीय सूत्र निकाल कर दिखाता हूं भौतिक राशियों का। जैसे आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो ये क्या होगा? मीटर पर 3 घात। मीटर को हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल और इस पर को घात 3 घात। इसको आप ऐसे बंद कर दो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बीमीय सूत्र कहेंगे। किसका? आयतन का। संवेग ले लेते हैं, हम संवेग का बीमीय सूत्र निकालते हैं। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग किसको बोलते हैं? ट्रक का द्रव्यमान और ट्रक के वेग का गुणनफल ट्रक का संवेग कहलाएगा। गोली का द्रव्यमान और गोली के वेग का गुणनफल गोली का संवेग कहलाएगा। व्यक्ति का द्रव्यमान और व्यक्ति के वेग का गुणनफल व्यक्ति का संवेग कहलाएगा। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक या मूल मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम पर 1 घात, कैपिटल एल पर 1 घात और कैपिटल टी पर -1 घात। इसको आप ऐसे बंद कर दो कोष्टक में, तो इसको हम क्या कहेंगे? बीमीय सूत्र कहेंगे। बीमीय सूत्र। किसका बीमीय सूत्र? संवेग का बीमीय सूत्र। आवेग का बीमीय सूत्र निकालते हैं। आवेग, आवेग बराबर होता है F गुणे डेल्टा टी। आवेग किसको बोलते हैं? कि जब तुम किसी वस्तु पर बल लगाओ और वह बल वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्य करे, तो बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। जैसे गुल्ली डंडा, कि जब हम डंडे से गुल्ली पर बल लगाते हैं तो वह बल गुल्ली पर बहुत कम समय तक कार्य करता है। जैसे बैट और बॉल, जब हम बैट से गेंद पर बल लगाते हैं तो वह बल गेंद पर बहुत कम समय तक कार्य करता है। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह बल वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य करे, तो बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, गुणे टाइम का मात्रक सेकेंड। यहां से ये कट गया तो ये हो गया किलोग्राम मीटर
बाई सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम किलोग्राम पर एक घात, मीटर पर एक घात और सेकेंड पर माइनस एक घात। किलोग्राम को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं और इस पर कितना घात है? एक। मीटर को हम कैपिटल एल से दिखाते हैं और इस पर कितना घात है? एक। और समय को कैपिटल टी से दिखाते हैं और इस पर कितना घात है? -1। अब इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर दो। तो ये क्या है? ये बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र किसका? बीमीय सूत्र आवेग का। तो आपने ये जाना कि हम बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। आओ आगे देखते हैं बीमा के उपयोग। बीमा के उपयोग क्या है? और सब ठीक है ना? देखो, अब हम ये जानेंगे बीमा के उपयोग है कि इसके द्वारा हम समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यदि कोई समीकरण सत्य है कि नहीं, इसकी जांच हम बीमा विधि से कर सकते हैं। तो बीमा का उपयोग क्या है? समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो यहां पर लिखता हूं, समीकरण की सत्यता की जांच करना। जैसे v बराबर u प्लस AT। ये समीकरण सत्य है कि नहीं, इसकी जांच हम बीमा विधि से करेंगे। LHS उतारो तो LHS भी अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग, कोई भी वेग हो तो उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका बीमीय सूत्र होगा L T पर -1। यह अंतिम वेग का बीमीय सूत्र है। RHS उतारिए, RHS U प्लस AT। ये प्रारंभिक वेग है। कोई भी वेग हो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड प्लस त्वरण का मात्रक मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर और समय का मात्रक सेकेंड। इससे ये कटेगा, एक बचेगा। तो मीटर बाई सेकेंड प्लस मीटर बाई सेकेंड। एगो मीटर बाई सेकेंड और एगो मीटर बाई सेकेंड, ये होगा दूगो मीटर बाई सेकेंड। इसका बीमीय सूत्र लिखते हैं तो बीमीय सूत्र होगा 2L T पर -1। अब देखो, RHS का बीमीय सूत्र क्या है? L T पर -1। और LHS का बीमीय सूत्र क्या है? L T पर -1। कंफ्यूज मत होना, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहां पर 2 है
तो तुम ये सोचोगे कि यहां पर एगो एल टी पर -1 है और यहां पर दूगो एल टी पर -1 है। नहीं, आंकिक मान को नहीं देखते हैं, कट इसको हम नहीं देखते हैं, सिर्फ हम बीमीय सूत्र देखते हैं। यदि एलएचएस का बीमीय सूत्र और आरएचएस का बीमीय सूत्र अगर बराबर है तो समीकरण सत्य है। तो एलएचएस का बीमीय सूत्र वही है जो कि आरएचएस का बीमीय सूत्र है, इसलिए V = U + AT, ये जो समीकरण है सत्य है। दूसरा समीकरण लेते हैं, S = UT + ½ AT²। अब हम इसकी जांच करेंगे कि यह समीकरण सत्य है कि नहीं बीमा विधि से। तो LHS उतारिए, LHS S ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और इसका विमीय सूत्र होगा L। इसका विमीय सूत्र ये होगा। अब आप RHS उतारिए, RHS UT + ½ AT²। प्रारंभिक वेग का मात्रक मीटर बाय सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, प्लस 1/2 त्वरण का मात्रक मीटर बाय सेकेंड² और समय का मात्रक सेकेंड, और इस पर को घात है, इस पर है 2 घात, तो इससे ये कट गया। क्या बचा? यहां पर मीटर बचा प्लस 1/2 मीटर। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 मीटर, और इसका विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र 3/2 है तो 3/2 लिख लो। और मीटर का विमीय सूत्र क्या होगा? मीटर का विमीय सूत्र ये होगा। अब तुमको करना क्या है? सिर्फ दोनों पक्षों का विमीय सूत्र देखना है, आंकिक मान नहीं देखना है, सिर्फ विमीय सूत्र देखना है, विमीय सूत्र। तो आरएचएस का विमीय सूत्र ये है और एलएचएस का विमीय सूत्र ये है। दोनों विमीय सूत्र क्या है? दोनों विमीय सूत्र बराबर हैं, इसलिए जो समीकरण दिया गया है वो क्या है? सत्य है। तीसरा भी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे V² = U² + 2AS। LHS उतारो, LHS V²। अंतिम वेग का मात्रक मीटर बाय सेकेंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमीय सूत्र होगा L² T/-2। अब आप RHS उतारिए, RHS U² + 2AS। अंतिम वेग का मात्रक मीटर बटा सेकेंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो +2 है तो 2। त्वरण का मात्रक मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और दूरी का मात्रक मीटर। तो ये आपका होगा
मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर आप प्लस 2 मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर। तो एगो मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर आप प्लस दूगो मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना होगा 3 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। 3 है तो 3 उतार लो, 3 है तो 3 उतार लो। और बीमीय सूत्र कितना होगा? तो बीमीय सूत्र होगा एल स्क्वायर टी पर माइनस 2। देखो हमें सिर्फ बीमीय सूत्र देखना है, दोनों पक्षों का सिर्फ बीमीय सूत्र देखना है। तो आरएचएस का बीमीय सूत्र क्या है? यह है। और एलएचएस का बीमीय सूत्र क्या है? यह है। हमें आंकिक मान नहीं देखना है, हमें आंकिक मान नहीं देखना है। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहां पर 3 है, तो तुम ये सोचोगे कि यहां पर 1 है और यहां पर 3 है, तो दोनों पक्ष बराबर कैसे हैं? तो नहीं, हमें आंकिक मान नहीं देखना है, हमें इसको और इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसको और इसको देखना है। तो दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र बराबर है ना? तो जब दोनों पक्षों के बीमीय सूत्र बराबर है तो यह समीकरण सत्य है। तो बीमा विधि से हम समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। आगे देखते हैं। देखो बीमा का उपयोग यह भी है कि अगर हमें यह पता हो कि यह भौतिक राशि इन 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 बातों पर निर्भर करती है, तो हम सारी बातों को लेकर एक हम सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, एक हम संबंध का निर्माण कर सकते हैं। एक बार फिर से कि यदि हमें यह पता हो कि ये भौतिक राशि इन 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 बातों पर निर्भर करती है, तो भौतिक राशि को लेकर और जो भौतिक राशि जिन बातों पर निर्भर कर रही है, सबके बीच हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी हम एक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखो, ये तुम्हारा सरल लोलक है। सरल लोलक, सरल लोलक में होता क्या है? एक खूंटी होती है, एक डोरी होता है, एक गोलक होता है। इसी को हम सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक में एक खूंटी होता है, एक डोरी होता है, एक गोलक होता है। माना गोलक का द्रव्यमान m है, डोरी की लंबाई l है और सरल लोलक का आवर्तकाल t है। भार हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, पृथ्वी के सेंटर की तरफ। अगर तुम्हारा द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो तुम्हारा भार क्या होगा? 40 जी, और यह हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ काम करेगा। और यदि मेरा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो मेरा भार क्या होगा? 60 जी, और यह हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ काम करेगा। तो गोलक का द्रव्यमान m है तो इसका भार क्या होगा? mg, और ये mg हमेशा पृथ्वी के सेंटर की तरफ काम करेगा। तो कैपिटल T क्या है? कैपिटल T
सरल लोलक का आवर्तकाल है। ये स्मॉल एल क्या है? स्मॉल एल डोरी की लंबाई है और ये गोलक का द्रव्यमान है। सरल लोलक का आवर्तकाल, ये आवर्तकाल डोरी के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात, सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी T अनुक्रमानुपाती M। दूसरी बात, और सरल लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, T अनुक्रमानुपाती g। ये तीसरी बात। तुमने क्या जाना? तुमने ये जाना कि सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यानी सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, यदि लंबाई की बीमा a हो तो हम क्या लिखेंगे? L पर a लिखेंगे। यदि लंबाई की बीमा 2 हो तो हम क्या लिखेंगे? L पर 2 लिखेंगे। और यदि लंबाई की बीमा 3 हो तो हम कैसे लिखते हैं? L पर 3 लिखते हैं। तो हमने क्या माना? हमने ये माना कि यदि लंबाई की बीमा a हो तो हम क्या लिखेंगे? L पर a लिखेंगे। द्रव्यमान की बीमा b हो तो हम क्या लिखेंगे? M पर b लिखेंगे। और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा c हो तो हम कैसे लिखेंगे? g पर c लिखेंगे। अब देखिए, तीनों बातों को आप एक में लिखिए। बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3। तीनों बातों को एक में लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे, T अनुक्रमानुपाती L पर A, M पर B, G पर C। T। और जब इसके जगह पर जब हम बराबर लिखते हैं बराबर, तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, और ये है L पर A, M पर B, G पर C। अब देखिए, आप क्या करिए, आप दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखिए। ये तुम देख रहे हो ना, इसके दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखिए। तो कैपिटल T को हम ऐसे लिखेंगे, M पर 0, L पर 0, T पर 1। ये LHS का बीमीय सूत्र है कि नहीं है? M पर 0 का मान 1, L पर 0 का मान 1, तो क्या बचेगा? सिर्फ T पर 1 ही तो बचेगा, जो इसका बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र को हमेशा M, L, T, थीटा के रूप में लिखा जाता है। यहां पर थीटा ताप है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं है। इसमें क्या है? लंबाई है। इसमें लंबाई है, टाइम है, आवर्तकाल। एक दोलन करने में लगा समय, आवर्तकाल, टाइम है, और द्रव्यमान है,
तो इसका बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? MLT के रूप में। तो हम LHS का इधर का बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? इसका बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? M पर 0, L पर 0, T पर 1। ये हो गया LHS का बीमीय सूत्र बराबर K। ये लंबाई है, इसका बीमीय सूत्र लिखिए, तो इसका बीमीय सूत्र होगा L पर A। ओके, इसका बीमीय सूत्र लिखिए, तो इसका बीमीय सूत्र होगा कैपिटल M पर B, ऐसे। ठीक, अब इसका बीमीय सूत्र लिखिए गुरुत्वीय त्वरण का, स्मॉल g का। तो स्मॉल g का मात्रक क्या होता है? स्मॉल g का मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। तो स्मॉल g बराबर, इसका बीमीय सूत्र होगा L T पर -2 होगा। अब देखो G पर C है ना, G पर C घात है, G पर C घात है। तो जब इस पर C घात चढ़ाएंगे तो इस पर भी C घात चढ़ाएंगे, C घात। तो G पर C बराबर होगा L पर कितना? L पर C और T पर -2C, -2C। ओके, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र होगा L टू द पावर C और T टू द पावर -2C। ओके, अब देखिए M पर 0, L पर 0, T पर 1, ये LHS का विमीय सूत्र है बराबर K। L पर A और L पर C क्या होगा? L पर A प्लस C होगा, गुणा में घात जुड़ता है। और ये क्या है? M पर B। अब क्या बचा? अब बचा T पर -2C। ओके, अब देखिए दोनों पक्षों के विमीय सूत्र के घातों की तुलना करिए। दोनों पक्षों के विमीय सूत्र के घातों की तुलना करिए। इधर M पर को घात है 0 घात और इधर M पर को घात है B घात, तो ये हो जाएगा B बराबर 0। इधर L पर को घात है 0 घात और इधर L पर को घात है A प्लस C, तो ये हो जाएगा A प्लस C बराबर 0, तो A बराबर -C। इधर T पर को घात है 1 घात और इधर T पर को घात है -2C, तो यहां पर लिखेंगे -2C बराबर 1, तो C बराबर -1/2। परंतु A बराबर क्या है? -C। तो A है तो A, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, और C की जगह पर -1/2। तो A बराबर -1/2। ठीक, इसको 1 करो। 1 में A की जगह पर 1/2 रखो, B की जगह पर 0 रखो और C की जगह पर
-1/2 रखो। यानी ए बी सी का जो तुम मान निकाले हो वो कहां रखोगे? 1 में रखोगे। चलो रखते हैं 1 में। टी बराबर के एल, ए की जगह पर क्या रखना है? 1/2, तो लो रख दिया 1/2। एम, बी की जगह पर क्या रखना है? 0, तो लो रख दिया 0। और जी, सी की जगह पर क्या रखना है? सी की जगह पर रखना है -1/2, तो लो रख दिया 1/2। एम पर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। एम पर 0 है ना, तो इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर 0 घात का मान 1 होता है, इसलिए m पर 0 घात का मान 1 होगा। तो बराबर में क्या होगा? बराबर में क्या होगा? होगा के एल पर 1/2, जी पर -1/2। तो t बराबर के, इसको डायरेक्ट हल कर दूं, डायरेक्ट हल कर दूं, तो इसको डायरेक्ट हल करोगे तो कितना होगा? होगा √L/G। L/G। देखा, संबंध स्थापित कर दिया ना। तो मैंने क्या बताया? मैंने यही ना बताया कि अगर तुमको पता हो कि ये भौतिक राशि इस बात पर, इस बात पर, इस बात पर और इस बात पर निर्भर करती है, तो सारी बातों को लेकर उनमें एक संबंध बनाया जा सकता है। मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि के क्या है? एक नियतांक है। बीमा विधि से नियतांकों के मान नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। एक बार फिर से सुनो, बीमा विधि से नियतांकों के मान नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। के का मान, जो कि एक नियतांक है, बीमा विधि से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ये बीमा का क्या है? दोष है। बीमा का दोष है। तो बीमा का दोष क्या है? बीमा विधि से नियतांकों के मान नहीं ज्ञात किए जा सकते, ये बीमा का दोष है। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये पता है बीमा का ये उपयोग है, बीमा के उपयोगों में से मैंने तुमको ये बताया कि बीमा विधि से समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। ये बीमा के उपयोगों में से एक उपयोग है। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको पता हो कि ये भौतिक राशि इन इन बातों पर निर्भर करती है, तो उस भौतिक राशि को लेकर और उन बातों को लेकर एक संबंध बना सकते हैं, यानी एक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अब बीमा का एक और उपयोग है। बीमा का ये उपयोग ये है कि अगर तुमको पहली पद्धति में आंकिक मान ज्ञात है, तो तुम ज्ञात कर सकते हो कि दूसरी पद्धति में उसी भौतिक राशि का आंकिक मान क्या होगा। फिर से सुनो, कोई भौतिक राशि है, अब पहली पद्धति में तुमको उसका आंकिक मान प्राप्त है, ज्ञात है, तो इस विधि से तुम ये पता लगा सकते हो कि दूसरी पद्धति में इसी भौतिक राशि का आंकिक मान क्या होगा। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक भौतिक राशि है, अब पहली पद्धति में तुमको उसका आंकिक मान ज्ञात है, तो बीमा विधि से
तुम ज्ञात कर सकते हो कि इसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में आंकिक मान क्या होगा, तुम ज्ञात कर सकते हो। देखो, मान लो कि एक भौतिक राशि P है और इस भौतिक राशि P का पहली पद्धति में आंकिक मान n1 है, n1। और ये जो भौतिक राशि P है, इसकी बीमा द्रव्यमान में A है, लंबाई में B है और समय में C है। मैंने क्या बोला कि ये जो भौतिक राशि P है, ये जो भौतिक राशि P है, इस भौतिक राशि P की द्रव्यमान में बीमा A है, लंबाई में बीमा B है और समय में बीमा C है। तो उसका विमीय सूत्र क्या होगा? उसका विमीय सूत्र होगा M पर A, L पर B, T पर C। चूंकि पहली पद्धति की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे M1, L1, T1 और ये C। क्या तुम समझे? नहीं समझे तो रिपीट करता हूं। तुमने ये मान लिया कि एक भौतिक राशि है, बल है कि दाब है कि क्या है नहीं पता, मान लिया वो भौतिक राशि P है और उस भौतिक राशि P का पहली पद्धति में आंकिक मान n1 है और उसी भौतिक राशि P का पहली पद्धति में द्रव्यमान की बीमा अगर A हो, उसी भौतिक राशि P का पहली पद्धति में लंबाई की बीमा B हो और उसी भौतिक राशि P का पहली पद्धति में समय की बीमा C हो, तो उसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? उसका विमीय सूत्र यही तो बनेगा। और दोनों का गुणनफल एक नियतांक होता है 1। देखो यहां पर ये एक पिंड है, तुम इस पर बल लगा रहे हो 2 न्यूटन का। तो इस पिंड पर तुमने जो बल लगाया उसका आंकिक मान कितना है? उसका आंकिक मान 2 है। और न्यूटन ये बता रहा है कि इस पिंड पर तुमने बल लगाया, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन ये बता रहा है कि इस पिंड पर बल लगा है। और कितना बल लगा है? जो बल लगा है उसका आंकिक मान कितना है? 2 है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो आंकिक मान 2 है और ये न्यूटन क्या है? ये न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। तो आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है एक नियतांक होता है। ठीक, समझ में आया? देखो, नहीं समझ में आया तो देखो, खूब आराम से समझाऊंगा। देखो, इस पिंड पर बल लगा, कितना बल लगा? कितना बल लगा? कितने आंकिक मान का बल लगा? तो 2। और न्यूटन ये बता रहा है कि बल लगा, और जो बल लगा वो 2 आंकिक मान का बल लगा। तो आंकिक मान और ये मात्रक का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तुमने भौतिक राशि को क्या माना है? माना भौतिक राशि P है। अब पहली पद्धति में इसका आंकिक मान n1 है। और आगे क्या बोला कि जो भौतिक राशि P है, पहली पद्धति में द्रव्यमान की बीमा A, लंबाई की बीमा B और समय की बीमा C हो,
तो उसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, यही ना बनेगा। और ये आंकिक मान है और ये विमीय सूत्र है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुणनफल एक नियतांक होगा। अब आगे देखो कि माना इसी भौतिक राशि P का दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 है। ओके, और अब ध्यान से सुनो, इसी भौतिक राशि P का दूसरी पद्धति में द्रव्यमान की बीमा A हो, लंबाई की बीमा B हो और समय की बीमा C हो, तो उसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, M2। दूसरी पद्धति में द्रव्यमान की बीमा A है तो M2 पर A, दूसरी पद्धति में लंबाई की बीमा B है तो L2 पर B, और दूसरी पद्धति में समय की बीमा C है तो हम यहां पर लिखेंगे T2 पर C, और ये हो जाएगा विमीय सूत्र दूसरी पद्धति का। और ये दूसरी पद्धति का आंकिक मान है और ये दूसरी पद्धति का विमीय सूत्र है, और दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको बोलो 2। इसमें एक मजेदार बात है, इसमें एक मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि आंकिक मान और संगत मात्रक का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक, एक और दो से जब तुलना करोगे, एक और दो की तुलना करोगे तो चूंकि राइट बराबर है इसलिए लेफ्ट क्या होगा, दोनों के बराबर होंगे। तो एक और दो की जब तुलना करोगे तो तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे, तो N2 गुणे M2 पर A, L2 पर B और T2 पर C इज इक्वल टू N1 गुणे M1 पर A, L1 पर B और T1 पर C। तो N2 बराबर क्या होगा, N2 बराबर होगा N1 गुणे M1 पर A, L1 पर B, T1 पर C बटा M2 पर A, L2 पर B, T2 पर C बराबर तो बराबर, या ऐसे लिख लो N2 बराबर N1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है M1, नीचे क्या है, नीचे है M2, अब दोनों पर बीमाएं क्या है A, तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे वहीं पर लिख लो, क्या वहीं पर लिख लेता, वहीं पर लिख लेता हूं आगे। N1 बराबर हो जाएगा M1 बटा M2 पर A और L1 बटा L2 पर B और T1 बटा T2 पर C। देख लो, मैंने शुरू में क्या बोला, मैंने शुरू में ये बोला कि अगर तुमको पता हो कि इस भौतिक राशि का पहली पद्धति में आंकिक मान इतना है, तो तुम बीमा विधि से ये पता कर सकते हो कि उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 कितना होगा, तो कितना होगा, N2 इतना होगा। इससे तुम ज्ञात कर सकते हो कि दूसरी पद्धति में उसी भौतिक राशि का आंकिक मान क्या होगा, N2 कितना होगा। ओके,
ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। यदि पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ओके।